अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में क्या दूसरी एयरलाइंस काम नहीं कर रही हैं? तो इसका जवाब है कि एक नहीं, दो नहीं, कई एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या वो भी PIA की तरह खसारे में हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हरगिज़ नहीं। तो क्या PIA की टिकट्स दूसरी एयरलाइंस की निस्बत सस्ती बिक रही हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है, बल्कि PIA तो सबसे महंगी टिकटें बेच रहा है। फिर भी क्या वजह है नुकसान की, खसारे की? तो वो वजह है इजाफी मुलाजमीन, जिसमें हर हुकूमत ने सिफारिशी मुलाजमीन को भर्ती करना अपना हक समझा। गैर ज़रूरी अखराजात जो करप्शन के लिए ज़रूरी हैं और सियासी मुदाखलत जो कोई भी हुकूमत नहीं रोक सकी आज तक। नाजरीन, एक वक्त था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। हर चंद मिनट में PIA का तैयारा दुनिया के किसी न किसी हवाई अड्डे पर मुसाफिर लिए उतरता और परवास करता नजर आता था। एमिरेट्स और कतर जैसी कामयाब एयरलाइंस की ट्रेनिंग इसी PIA ने की है, लेकिन आज वही PIA है जिसे कोई लेने को तैयार ही नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हमने एक ड्रामा देखा, बल्कि मजाक देखा। इस्लामाबाद में PIA को बेचने के लिए सिर्फ एक ही बोली लगी। जी हाँ, सिर्फ एक बोली, वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की। हुकूमत ने PIA के 60% शेयर्स की कीमत 85 अरब 3 करोड़ रखी थी। इस साल जून में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 6 कंपनियों के नाम फाइनल किए जो PIA को खरीदना चाहते थे, जैसे एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबी कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्लाईजना, YB होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पाक एंथल प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटीज में शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कल कि सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ही सिक्योरिटी रकम को जमा करवाया। ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब बोली पर तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ ने इसे बदकिस्मती करार दिया और कहा कि PIA दुनिया के कदीम तरीन इदारों में से एक है। गैर संजीदा बोली एक जहाज़ के लिए भी ना काफ़ी है। सिर्फ लंदन हीथ्रो के रूट की कदर $100 मिलियन जो 30 अरब रुपए बनती है। इसमें प्रॉपर्टीज़, असासाजात और 33 जहाज़ भी शामिल हैं। PIA के पास 17 A320 तैयारे हैं जिनकी कीमत 30 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। PIA में जो मौजूदा असासे हैं उनकी कुल मालियत 152 अरब रुपए है, जिसमें फ़रोख्त किए जाने वाले असासों की कीमत 99 अरब रुपए है। PIA का रेवेन्यू इस वक्त भी 200 अरब रुपए है, लेकिन फिर भी ये इदारा 825 अरब रुपए का मकरूज़ है, जिनमें से 625 अरब रुपए हुकूमत को, जबकि 200 अरब रुपए PIA ख़रीदने वाली कंपनी जो है, जो ख़रीदेगा उसको अदा करने हैं। मतलब कि लाइबिलिटीज़ कम कर दी हैं। बोली लगाने वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी की गैर संजीदगी इस हद तक नज़र आई कि वो इतना बड़ा कौमी इदारा है, उसके बदले उन्होंने कहा कि ये प्लॉट्स में कोई अगर एडजस्ट हो जाए तो ये हो सकता है। बोली के वक्त हंसते रहे और इस तरह की बातें करते रहे कि क्या ये प्लॉट्स के बदले में इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो नाज़रीन, इससे ज़ाहिर होता है कि PIA को लेने के लिए वो कितने संजीदा हैं। दूसरी तरफ बोली लगाने वाली कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने कहा कि हमारे नज़दीक तो यही बोली बनती है, अगर ये कीमत मुनासिब नहीं तो हुकूमत खुद चला ले। साद नज़ीर ने यह भी बताया कि बाकी 5 कंपनियों की बोली में शरीक ना होने की वजह हुकूमत की PIA के 7,000 मुलाजमीन को नौकरी से ना निकालने की शर्त है। हुकूमत PIA के 60% शेयर्स को बेचना चाहती है, जबकि 40% खुद अपने पास रखना चाहती है। कंपनीज का ख्याल है कि हम हुकूमत की मदाखलत के साथ काम नहीं कर सकते। सवाल ये है कि PIA पर हुकूमत ने कई दावे किए, बड़ा काम किया इंटरनेशनल कंपनीज़, और कहा कि इंटरनेशनल कंपनीज़ PIA को ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन जब वक्त आया तो क्या हुआ? सिर्फ एक बोली लगी, और वो भी लगा कि सिर्फ एक मजाक ही था, और बोली भी ऐसी कि जिसमें गैर संजीदगी बहुत नज़र आ रही थी, साफ नज़र आ रही थी। PIA के अरूज और जवाल की कहानी जो है वो शायद ही कोई साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से बेहतर बता सके, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी मैशियत बल्कि सियासत का एक बड़ा नाम है। उनका ये मानना है कि अगर PIA को प्राइवेटाइज़ ना किया गया, प्राइवेट ना किया गया, तो आइंदा 1 साल में PIA को 100 अरब रुपए का मज़ीद खसारा होगा। उन्हें क्यों लगता है कि हुकूमत ने PIA की निजकारी की कीमत जो है वो हकीकत से करीब नहीं रखी है? उन्हीं से पूछ लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हमें तो ये कल से मजाक ही लग रहा है कि किसी प्राइवेट टेलीविज़न को आपने वो कुछ दिखाने की इजाज़त नहीं दी। बड़े शान शौकत से जो है वो सरकारी TV इसको कवरेज देता है, दिखाता है, लेकिन फिर क्या होता है, पाकिस्तान में तो मजाक बनता ही बनता है, पूरी दुनिया में मजाक बनता है कि PIA एक वो इदारा जिसने दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस की ट्रेनिंग की, उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं, और बोली लगी सिर्फ 10 अरब रुपए की। लेकिन आपको क्यों लगता है कि ले लेनी चाहिए, 10 में भी ले लेनी चाहिए?
देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको प्राइवेटाइजेशन करने की ये नीयत भी थी। मैं सच बता रहा हूँ कि ये जो इनकी नीयत नहीं थी। दूसरा, इनको समझ भी नहीं है कि किस तरह प्राइवेटाइज की जाए अगर नीयत थी तो। आपने जो 3 बड़ी पार्टियां ऐसी थीं जो बड़ी सीरियस थी, पाक एथनॉल का नाम लिया जिनके साथ कोई स्विस एयर ग्रुप था। आपने बात की यूनुस ब्रदर्स लिमिटेड की जिनके साथ टर्किश एयरलाइन है, पिगासस प्राइवेट एयरलाइन है, वो उनके साथ ऑपरेटिंग का एग्रीमेंट कर चुके थे। और उसके बाद ये फ्लाई जिना है जिसका मालिक असल में पीछे से एयर अरेबिया है, 50% मालिक। और ये तीनों ने बड़े पैसे खर्च करे, ड्यू डिलिजेंस करी, बड़ी चीज़ें की, और उसके बाद हुकूमत ने ऐसी शर्तें लगाई कि एक एक करके वो लोग चले गए। हुकूमत ने कहा कि हम पूरे शेयर नहीं बेचेंगे, 60% बेचेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, 40% हम शेयर बेचेंगे, लेकिन हम अपनी इक्विटी नहीं डालेंगे, आप पैसे डालिएगा, हम नहीं डालेंगे। भाई अगर वो पैसे डालेंगे तो आपने 40% हिस्सेदार है तो आपको भी डालने पड़ेंगे। उसके बाद आप कहते हैं 45 जहाज़ कर लो। भाई क्यों कर लें 45 जहाज़? उस प्राइवेट सेक्टर है, उसकी मर्जी है, वो जितने जहाज़ करे, 100 करना है 100 कर ले, 10 करना है 10 कर ले। आपने न्यूयॉर्क इस वक्त जानी, अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। यूरोप इसलिए नहीं जा सकता कि EASA आपको फ्लाई नहीं करने देता। आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए हुए हैं जब से ये गुलाम सरवर साहब ने माशाल्लाह से ये स्टेटमेंट दिए थे। तो वो प्राइवेट एयरलाइन क्या कर लेगी अगर सिविल एविएशन जो है उसको EASA अप्रूव नहीं करेगी? तो इतने सारे मसले थे। अगर आपकी नीयत थी बेचने की तो आप उन लोगों की चीज़ों को अकोमोडेट करते और आप बेच देते। एक रिक्वायरमेंट जो इनकी है कि ये लोगों को नौकरी से ना निकाले जाए, ये रिक्वायरमेंट ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट में कोई ऐसा मसला नहीं था एयरलाइंस को। जब ये आए थे सारे के सारे 6 या 7 लोग सौदा लेने के लिए, तो सबको पता थी कि ये रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आप एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं। और आपको जो देखिए मैं 5-6 साल पहले कहता था कि PIA के 1 रुपए में बेच दो अगर कोई खरीदता है, तो बड़े लोग उसके ऊपर हंसते थे। सच्ची बात यह है कि अभी इस वक्त जो 10 अरब की बोली है ना, ये -590 बिलियन की बोली है, क्योंकि 600 बिलियन आपने हुकूमत ने कहा कि ये पैसे हम खुद दे देंगे PIA का, ठीक है। और 800 अरब रुपए का PIA के ऊपर कर्ज है। और इस साल PIA पिछले साल 90 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है, इस साल फिर 100 अरब रुपए का नुकसान करेगी। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड डॉक्टर साहब, अगर बिडर्स रेडी नहीं थे, ये टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ज्यादा उनके लिए ज़ाहिर सूटेबल नहीं थी, तो जो कल एक ड्रामा रचाया गया वो सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए, उन लोगों के लिए ड्रामा रचाया गया। फिर तो ये सारी एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए थी ना, जब लेने वाले इंटरेस्टेड नहीं थे, जब इन्वेस्टर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं है, तो फिर आपने इतना ड्रामा रचाया किसके लिए? दुनिया में बुरा इमेज देने के लिए? देखिए ना, आपको अगर बेचने की नीयत थी और अगर आपको ये था, तो जब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूसडे के दिन एक मरतबा अगर ये बात पता चल गई कि एक ही बिडर है, ठीक है, तो जाहिर है उस बिडर के पास तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है ज्यादा बिड करने का। वो कम से कम बिड करेगा, उसके बाद बोलेगा चलो इनको देखने दो, इनकी रिजर्व प्राइस आने दो, फिर देख लूंगा। राइट, नंबर 1। एक तो ये कि आपको ये साथ ही करना चाहिए कि जिस वक्त ये बिड बॉन्ड भरेगा उसी वक्त ये लिफाफा भी दे देगा प्राइस का, ताकि उसको पता नहीं चलेगा और कौन कर रहा है। एक तो आपने ये अलग अलग दिन करा, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, बहुत सीवियर मिस्टेक है। लेकिन उससे पहले जब आपको ये पता चल गई कि ये यूनुस ब्रदर्स वाले, दूसरे दीगर लोग जो हैं, पाक एथनॉल वाले, एयर अरेबिया वाले, अगर ये जब पीछे हट रहे हैं तो आपको जाके बोलना चाहिए कि खुदारा क्या मसला हो गया, बताइए, चले हम सॉल्व कर देते हैं आपके इश्यूज, ठीक है। थोड़ा सा आप अगर समझ रहे हैं कि आप हुकूमत है, पाकिस्तान है और आप बड़े लोग हैं, तो फिर यही होगा। 100 अरब रुपया इस वक्त शादिया इस फैसले की वजह से 100 अरब रुपया मेरा और आपका और इस कौम के बच्चों का ज़ाया हो गया। अगले साल फिर नुकसान होगा। और पूरा निचकारी का प्रोसेस जो है ना, हमने जिसके अंदर हमें बहुत सारी कंपनियों की निचकारी करनी थी, वो सब ख़त्म कर दिया। ये पहले भी ऐसा हुआ था, 2013 से 18 की नून की हुकूमत में भी इन्होंने ज़बरदस्ती निचकारी के प्रोसेस को ख़त्म किया था, और आज ये फिर कर दिया। लेकिन उस वक्त तो आप देखें ना, PTI की मुखालफत थी, कोई अपोज कर रहा था, कोई एतराज़ उठा रहा था। आज तो उस तरीके से कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। PTI को अपने झमेलों से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने एहतजाज और अपने अंदर की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है कि इन मामलात पे बोल ही सकें, सिवाय इसके कि आज KP गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमें दे दें, हम चला लेते हैं। मतलब कि आज देखना, माहौल भी साफ है, कुछ तरीके से अपोज करने वाला भी नहीं है। आपने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए, आपने बड़ा जो है ना, बड़ी इंसेंटिव्स आपने लोगों को जो है ना, वो कहते हैं ना, सब्ज बाग दिखाना, इन्वेस्टर्स को आपने दिखाया, लेकिन आप कर नहीं पाए। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि इनकी संजीदगी का अंदाजा लगा लें। वजीर निचकारी नहीं थे आपके जो डार साहब है, जिन्होंने 3 हैट्स पहनी हुई हैं, जो वजीर खारजा भी हैं, फिर उस कमेटी के वो सरबरा भी हैं, फिर नायब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो आप इनकी संजीदगी हमें क्या बताती? कोई धाई नहीं। देखिए,
इनकी कोई संजीदगी नहीं है, ना इन लोगों को कोई समझ है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है कि इनको कोई समझ नहीं है। इनको ये पता ही नहीं थी कि क्या प्राइस होनी चाहिए। देखिए कोई इस वक्त अगर एमिरेट्स भी खरीदती है ना इस एयरलाइन को, या ब्रिटिश एयरवेज खरीद लेती है, दुनिया की कोई बेस्ट एयरलाइन भी खरीद लेती है ना, तो अगले 2 साल PIA को फिर भी 100 अरब रुपए का, या 100 और अगले साल 50 अरब रुपए का, 150 अरब रुपए का 2 साल में नुकसान तो करना होगा। एक दिन में टर्न अराउंड नहीं कर सकते आप एयरलाइन को, आपको टाइम लगेगा। कितने अरसे बाद हमारी सिविल एविएशन दुनिया भर में एक्सेप्ट हो जाए, कितने वर्ष बाद PIA को परमिशन मिल जाए यूरोप जाने का। PIA के जहाज देखें, इस वक्त PIA के 50% फ्लीट जो है वो बंद खड़ी हुई है, जमीन पे खड़ी हुई है। आप देखें ना, मेन रेवेन्यू आपका यूरोप अमेरिका उन जगहों से आता है जहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, तो वो अल्लाह जाने कब खुले। और जो आप जो छोटे जहाज उड़ा रहे हैं जिद्दा वगैरह के अंदर, तो जिद्दा वगैरह में शायद बड़े जहाज उड़ाने से बहुत सारे मसाइल हैं PIA के अंदर। और ये जो भी प्राइवेट, देखिए PIA जो है ना, वो PSO के पैसे नहीं देता, सिविल एविएशन के पैसे नहीं देता, टैक्स टाइम पे नहीं देता, क्योंकि ये हुकूमत की ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको छूट दे दी जाती है। लेकिन जब ये प्राइवेट सेक्टर होगी तो प्राइवेट सेक्टर को तो पहले PSO के पैसे देने पड़ेंगे। PSO एक दिन कर्ज नहीं देगा एक्स्ट्रा इनको। इसी तरह एयरलाइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन तो किसी का टैक्स की चोरी नहीं कर सकती है, टैक्स नहीं रख सकती है। हमें सीरियसली ये मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन को, प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी को और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री को फिलफॉर चेंज कर देना चाहिए इस शिकस्त के बाद। और इन तीनों को चेंज करके मैं सीरियसली सच सोल्यूशन बताऊं, इसका एक ही सोल्यूशन है। आप 3 प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैनों को उठाइए जो कि एविएशन जानते हो, जैसे कोई PIA का फॉर्मर चेयरमैन, को एक आध बैंकर, इन तीनों की कमेटी को बोलें कि जो 3 पार्टियां थी ना, जो 3 पार्टियां पीछे चले गई हैं, इनसे निगोशिएट करें, ये ब्लू वर्ल्ड से भी निगोशिएट करें और इनके साथ कोई अच्छी डील करके इस एयरलाइन को बेच दें। और ये जो भी कानून साजी करनी, लेकिन ब्लू वर्ल्ड वालों पे ये भी, उन पे भी तो तनकीद हो रही है ना कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। आप कैसे, आपको लगेगा ये चला सकते हैं? देखिए वो तो इन्होंने खुद इसको प्री क्वालिफाई किया है। हाँ, तो वो 3 लोगों की कमेटी बन जाएगी अगर उनको लगता है ये क्वालिफाइड नहीं है तो। लेकिन देखिए किसी से एयरलाइन पाकिस्तान में नहीं चल सकती माँ सिवाय कि वो कोई बाहर से हेल्प लेके आए। जो लोग थे, जो मैंने जिनका नाम लिया, एयर अरेबिया लेकर आ रहे हैं, कोई पेगासस लेके आ रहे हैं, कोई और एयरलाइन लेके, तो ब्लू वर्ल्ड वाला जो है अगर पैसा है उसके पास तो वो भी कोई एयरलाइन ले आएगा, कोई बाहर से बंदे ले आएगा जो चलाएंगे, खुद तो नहीं चलाएंगे वो, मतलब तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन चारों से, 3 दूसरे लोगों से और इनसे भी बात कर लें, जिससे कोई अच्छा आपको टर्म मिलता है लेकर आप किस्सा खत्म करें। लेकिन ये 3 लोग जो हैं, सेक्रेटरी साहब, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के वजीर और CCPO के चेयरमैन, ये 3 नहीं होने चाहिए। आप लोग लेकर आए नोमान डार जैसे, आप लोग लेकर आए, मतलब क्रेडिबल पीपल, जफर अहमद जैसे PIA के चेयरमैन थे, 3 लोग आप लेकर आए, कोई मतलब प्राइवेट सेक्टर से जाकिर महमूद साहब थे PIA तो आप कह रहे हैं अलीम खान साहब कोई सूटेबल वो पर्सनालिटी नहीं है इस पोस्ट के लिए? अलीम खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये काम तो इन्होंने नहीं किया, नहीं कर पाए ना। डार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये काम नहीं कर पाए और ना इनका इसमें दिल है, मैं जानता हूं। और सेक्रेटरी साहब का तो मुझे नाम भी नहीं पता, बहुत अच्छे शख्स होंगे, लेकिन ये तो फेल हो चुके हैं ना एक मरतबा। जब आप बाबर आजम को क्रिकेट की टीम से हटा सकते हैं तो मेरे ख्याल से इनको इस टीम से हटा देना चाहिए। सही। एक और चीज समझ में नहीं आती है डॉक्टर साहब, यहाँ पर फ्लाई जिना चल रही है, एयर ब्लू चल रही है, सेरीन चल रही है, समझ में नहीं आता कि प्राइवेट सेक्टर के ये बिजनेस, ये इदारे क्यों ज़बरदस्त चलते हैं, जब यही सरकारी तहवील में आते हैं तो ये नुकसान। अब देखें ना, जब एयर ब्लू आपको पता है किसकी है, क्या सारे मामलात हैं, जब हुकूमत में थे तो वही PIA खसारे में थी, नुकसान में थी, एयर ब्लू बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। क्या फार्मूला है? देखिए आपका जो चैनल 92 है ना, ये शायद पैसे कमाता हो, PIA PTV पैसे नहीं कमाता, जबकि उसके स्टूडियो देख लीजिए, आप लोगों के स्टूडियो से 20-20 गुना, 50-50 गुना महंगे होंगे, खाली जमीन उनकी। हुकूमत के अंदर आप एक आदमी को निकाल सकते हैं, आप एक फैसला एक दिन में कर सकते हैं। PIA ये भी नहीं कर सकता कि अगले 3 महीने का तेल खरीद ले अगर सस्ता मिले, क्योंकि नैब पकड़ लेगी अगर कुछ कमी बेशी हो गई। PIA ये भी नहीं कर सकता। जब PIA जहाज खरीदने के लिए टेंडर भरता है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, PIA की जहाज खरीदने के लिए टेंडर भरता है तो PIA ये भी नहीं कह सकता है कि हमको बोइंग चाहिए या हमको एयरबस चाहिए, हालांकि पीछे सारे एयरबस पड़े हुए इनके पास, क्योंकि वो बोलते हैं, पेपरा बोलता है नहीं आप सिर्फ सिंगल आइल बोलें। ये अजीब तरीके के हमने कवानीन बना दिए पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-20 सालों में, जिसमें हुकूमत के हाथ बांध दिए, फैसला साजी के हाथ बांध दिए। और वैसे भी शादिया बीबी, मतलब हम क्या हुकूमत में अच्छा कर सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं PIA हम कर लें। नून लीग के दौर में जब आप लोगों ने भी, जुबैर साहब ने इस पे बड़ा काम किया था, तब क्या रुकावटें थी?
तब भी यही हुआ था ना कि असद उमर साहब और डार साहब मिले और इन्होंने फैसला फरमाया। असद उमर साहब पीटीआई के बिहाफ पे थे, पीपल्स पार्टी भी इसका ऑब्जेक्ट कर रही थी उस वक्त, तो थे ना, सियासत भी हमारे खिलाफ थी, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी, तो वो बड़ा शोर मचा रहे थे। और डार साहब का तो दिल ही नहीं था प्राइवेटाइज करने का, तो उन्होंने फैसला करा कि जिसको भी लेकर आएंगे पीआईए में वो माइनॉरिटी स्टेक देंगे, मेजॉरिटी स्टेक हुकूमत के पास रहेगा। और कोई आदमी, कोई ऐसा भोला भला आदमी होगा कि जो 200-400 करोड़ रुपए, 2-4 अरब, 10-20 अरब रुपए लगा देगा पीआईए में, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स के पास रहने देंगे। ऐसा कोई आदमी मिला नहीं हमको, और ना कभी दुनिया। तो आप समझते हैं कि जो भी ले उसको 100% शेयर देने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन अपनी जो है ना उसको और सॉफ्ट करना चाहिए, और प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रखे हैं, 85 अरब 4 करोड़, इसको भी कम रखना चाहिए। नहीं, देखिए प्राइस है ना, प्राइस डिपेंड्स ऑन आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। हाँ। अगर आप ये कहते हैं कि 7,700 एम्प्लॉयज़ को रखो तो प्राइस अलग होगी, अगर आप कहते हैं ये ना रखो तो प्राइस अलग होगी। आप ये कहते हैं कि ये लैंड यूज़ के ऊपर तुमको जो करना है तुम कर लो तो प्राइस अलग होगी। आप ये कहते हैं कि नहीं तुमने इतनी इन्वेस्ट करने हैं तो प्राइस अलग होगी। आप उससे पूछें कि भाई तुम्हें कितने शेयर चाहिए, वो बोलता है 100%, तो आप बोलें 100% इतने के हो गए। वो बोलेगा 70-70%, तो बोला 70% इतने के हो गए, बाकी शेयर आप तो 60 दे रहे हैं ना, अब तो 60% दे रहे हैं, उस लिहाज से पैकेज सूटेबल नहीं था। क्यों रखना है, मतलब 40% रख के हम क्या कर लेंगे। देखिए मलेशियन एयरलाइन जब प्राइवेटाइज हुई थी तो उन्होंने एक शेयर रखा था जिसको गोल्डन शेयर बोलते हैं, कि जिस दिन वो एक शेयर से एक्सरसाइज करेगा, खुदा ना खास्ता कोई जंग की हालत हो, कोई इमरजेंसी की हालत हो, तो हम पीआईए को या किसी और पाकिस्तानी में एयरलाइन है उसको कमांडियर कर सकते हैं, उनके जहाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिलीफ सप्लाईज के लिए। कोई वो तो एक शेयर रख लें, आप 1% शेयर रख लें, आपको 40% रखने की क्या जरूरत है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस एयरलाइन में जिसमें 100 अरब रुपया नुकसान हो रहा है, आप 40 अरब रुपए का नुकसान क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, छोड़ दीजिए पूरी। लेकिन आपने अपनी वो शक्ल चक्कर, ये कि ये होता है स्टेट का पावर, ये इनको अपना उसके अंदर रखना है ताकि हुकूमत के लोग बोर्ड पे बैठे हों, इनके पास पावर हो, इनको गाड़ियां मिले, मतलब टिकट की मराहत मिले। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, सीरियसली मैं बताऊं, ये अपनी बोटी के लिए मुल्क का बकरा काटते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह साहब, साबिक वफाकी वजीर, साबिक वजीर ख़जाना में साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़िम, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम को आए अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, ना ही इससे पैदा होने वाले चैलेंजेस पर अभी तक काबू पाया जा सका है, ना ही अभी इस पर होने वाली जो तनकीद है वो रुकी है, और ख़बरें आ रही है कि हुकूमत अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की जो है वो तैयारियां कर रही है। 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ शामिल होगा अभी कोई मुसव्वदा उस तरीके से तो सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमती अहदेदारों के जो मतज़ाद बयानात हैं ये एक बार फिर से मामले को पहले की तरह उलझा रहे हैं, यानी फिर से जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं। लेकिन इस मुमकिन तरमीम के 2 बड़े मकासद बताए जा रहे हैं। एक ये है कि उजलत में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम की जो खामियां हैं उसको दूर करना है, और दूसरा MQM को राज़ी करना है। सबसे पहली और बड़ी खामी जुडिशल कमीशन बनाने की है, जिसके 13 मेंबरान में एक मेंबर ज़ाहिर है आईनी बेंच में का भी बैठा होगा, लेकिन यहाँ तो आईनी बेंच अभी बना ही नहीं है। तो सवाल वही है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। एक इल्ज़ाम ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम से हुकूमत अभी सुप्रीम कोर्ट पर इतना कंट्रोल हासिल कर नहीं सकी जितने की ज़रूरत है, इसलिए भी 27वीं आईनी तरमीम लाना ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम लाने की दूसरी बड़ी वजह MQM है, जो इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत की इत्तेहादी है, जिसने 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ही कहा जाता है कि इस यकीन दहानी पर, इस गारंटी पर दिया कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने की आईनी तरमीम पर हुक्मरान इत्तेहाद इन्हें सपोर्ट करेगा। MQM तो आर्टिकल 140 में तब्दीली की शिकों को 26वीं आईनी तरमीम में ही शामिल करवाना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत के लिए 25 अक्टूबर की एक डेडलाइन थी, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया। जब आईनी तरमीम लाई जा रही थी तो सब ने नोट किया कि हुक्मरान इत्तेहाद के जो बड़े लीडर्स थे, 8 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान के घर तो बार बार चक्कर लगा रहे थे, लेकिन 22 सीटों वाली MQM उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा था। वो तो हमेशा यही शिकवा करते नज़र आए कि कहाँ है मुसव्वदा, हमने तो पढ़ा ही नहीं मुसव्वदा, हमें ये पता सिर्फ वोट डालना है। फिर वो वक्त भी आया कि MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक स्तार जो हैं वो असम्बली फ्लोर पर उन्होंने ये शिकवा भी किया कि इत्तेहादी हैं तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें हल्के लिया जाए।
MQM का मानना है कि 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सिर्फ सूबे के वज़ीर आला के पास है, हत्ता कि फ़ंड्स भी उन्हीं की सवाबदीद है। इसलिए आइन में तरमीम ज़रूरी है ताकि वफाक से मिलने वाले NFC अवार्ड वाले जो फ़ंड्स हैं ये डायरेक्टली है ये लोकल बॉडीज़ यानी डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स को मिलने चाहिए। अब यहाँ मसला है कि MQM की तरह हुक्मरान इत्तेहाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जो इस तरमीम को लेकर MQM और पीपल्स पार्टी दोनों का जो मौक़िफ़ है वो 180 डिग्री पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी और वफाक से मिलने वाले फ़ंड्स को हरगिज़ छेड़ना नहीं चाहती है, लेकिन जो MQM है ये वफाक से मिलने वाले फ़ंड सूबे की बजाय सीधा लोकल बॉडीज़ को देने के हक़ में है। यानी 27वीं तरमीम अपोजिशन से पहले ही इत्तेहादियों के बीच भी एक ज़ाहिर है तनाज़े की वजह बन सकती है। पिछली कुछ दिहाइयों से MQM लगभग ज़ाहिर है हम देख रहे हैं हर हुकूमत का हिस्सा रही है, उसको ये शिकवा भी हमेशा रहा है कि इसके साथ वादे किए तो जाते हैं पूरे नहीं होते हैं। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ MQM का अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या वाकई इस गारंटी के साथ इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया कि जो इनके कंसर्न्स रह गए हैं वो 27वीं आईनी तरमीम में पूरे कर लिए जाएंगे। इसी का जवाब लेते हैं MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम पर आप लोगों ने वोट दिया, इस गारंटी पर दिया, इस वादे पर दिया कि जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं, जैसे मैंने लोकल बॉडीज़ के फंड्स की बात की, उसमें तरमीम आप लोग चाहते थे, लेकिन आप लोगों को कहा गया कि ये 27वीं आईनी तरमीम में होगा, आपके कंसर्न्स दूर होंगे। ये सच है बात? नहीं, बिल्कुल सच है। मैं इसकी तायद भी करता हूँ, तस्दीक भी करता हूँ। और मेरे ख़्याल में जो आज़म नज़ीर तार साहब है, जो वज़ीर क़ानून और इंसाफ, और फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने भी, और उनके साथ साथ वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मेरे ख़्याल में उन्होंने मुतादिद मरतबा कई जगह जो मीटिंग्स होती रही हमारी खुसूसी कमेटी की, उसमें भी ख़ुद उन्होंने मुसवदे को तकसीम भी कराया, उस मुसवदे की हक़ में बात भी की। फिर एहसन इकबाल और PMLN तो मफाहमती याददाश्त है MQM की 27वें आइनी तरमीम का, या जो हमारा आइनी तरमीम बिल है बराए मुकम्मल इख्तियारात या मुंतक़ली इख्तियारात जो 130 शहरों और ज़िलों को और बल्दियात को देने हैं। तो मेरे ख़्याल में इसमें अब हमें कोई अभावनी ये ज़मानत है, ये गारंटी है कि जो 27वीं आइनी तरमीम है वो इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला मकामी ख़ुद मुख्तारी का सूरज जो है वो तुलू होगा और एक नए बाब का इजाफ़ा होगा, और मेरे ख़्याल में जमहूरियत की तकमील होगी, क्योंकि निचली सतह पे जो जमहूरियत है उसकी तकमील के बग़ैर जमहूरियत को पार्टिसिपेटरी शमूलियती या शिरकती जमहूरियत नहीं कह सकते। तो शिरकती शमूलियती जमहूरियत के बग़ैर पूरी दुनिया में कहीं जमहूरियत बालाई सतह या ऊपरी सतह पे चली नहीं सकती, और चली नहीं है। और पाकिस्तान में भी शायद ये बार बार डीरेल होती है। तो उसकी वजह एक ये भी है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवर करने के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो जहां आप लोगों के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, वो 2 लाख। डॉक्टर साहब, आप लोगों के साथ वादा तो कर लिया, चेयरमैन, अब आप समझते हैं कि आपको कोई राम किया गया है कि आप 26 तरमीम में वोट दे दें, क्योंकि जो आप लोगों का कंसर्न है ये बल्दियाती ये सारे सिस्टम को लेकर, फंड्स को लेकर, पीपल्स पार्टी का तो इस पर सोच और एंगल टोटली डिफरेंट है। तो अब हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी को राज़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप लोगों का हो पाएगा ये सारा ये वादा पूरा? मैं समझता हूँ कि माजी में हो सकता है कि हमारे इस मसले पर ही हमारा थोड़ी है भाई। 130 शहरों की बात करें, पंजाब में भी मेयर्स हैं, काउंसिल्स होती हैं, वहाँ भी बल्दियाती इंतखाबात बाकायदगी से नहीं हुए लेकिन हो सकते हैं और होते हैं। इसी तरह सिंध में और KP के बलूचिस्तान में तो बल्दियाती इंतखाबात के बग़ैर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार फ़ैसले दे के बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी ये जो आइनी तरमीम बिल है इसकी जो पिटीशन जब की थी हमने, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उसके हक़ में भी फ़ैसला किया हुआ है कि भाई ये बेजा और बहुत सारे ऐसे इख्तियारात हैं जो कि सूबाई हुकूमतों ने रखे हुए हैं। बल्दियाती जो कानून है उसके नाम पर 2013 का कानून, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन बात यह कि हुकूमत के लिए क्या ज़रूरी है। अब तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 63 का जो फैसला आया, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी को रखना जरूरी है या MQM को रखेंगे वो? देखें, रखना तो दोनों को ज़रूरी है, और इस पर तो PTI भी जो है ना वो फ़रार के कोई रास्ते इख्तियार नहीं कर सकते कि उनका तो ये बेबी रहा है, वो तो इसकी नशोनुमा करते हैं और इसके लिए बार बार
बात करते रहे और अपने तब्दीली के एजेंडे का सबसे बड़ा मुहर्रिक तो वो इसी बल्दियाती खुद मुख्तारी को कहते रहे, मकामी खुद मुख्तारी को कहते रहे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को मनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि अब तो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियाँ, जो कौम परस्त पार्टियाँ जो पहले अमूमन मुखालफत करती थी ये इख्तियारात की निचली सतह पर, बाप हो, BNP हो या नेशनल पार्टी हो, फिर इसी तरह ANP हो, JUI, उन्होंने तो उस खुसूसी कमेटी में ख़ास तौर पर हमारे इस आइनी तरमीम बिल की हिमायत की और उन्होंने कहा यह वक्त आ गया कि सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी से पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता, न मजबूत मरकज़ से पाकिस्तान मजबूत हुआ, बल्कि मजबूत ज़िलों से, मजबूत शहरों से पाकिस्तान की मजबूती जुड़ी हुई है। लेकिन और अगर चाइना के निज़ाम से मिसाल के तौर पर देख लें तो अगर जो आप लोगों का मुतालबा है इस पर और ANP का, अगर इन पर इत्तफाक़ राय नहीं होता ना तो फिर ये मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मुतालबा है और बाकी नहीं मान रहे हैं तो हो जाएगा। उन्होंने ये वाजे कर दिया, ख्वाजा आसिफ साहब की बात बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं अगर इस पर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा। देखिए, अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता और अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम भी अब ये फ़ैसला करेंगे और ये सोचेंगे कि ये सारी बड़ी सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी भी सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे या किसी हद तक जो मरकज़ में इख्तियाराती कई यानी 50 साल तो रूल किया इन बड़ी पार्टियों ने इस नाम पर कि मजबूत मरकज़ मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है, वहाँ इख्तियार इख्तियार रखा। लेकिन जब जमहूरियत डीरेल होती गई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम सूबों को बाख्तियार बना दें, उन्हें बावसीला बना दें, उन्हें एक मौसर एक खुद मुख्तारी दे दें। तो शायद इतना आसान नहीं होगा जमहूरियत को डीरेल करना जब सूबे भी इसमें जो है वो स्टेक होल्डर हो जाएंगे। और ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं कि जब से ये सूबाई खुद मुख्तारी आई है, हम भी देख रहे हैं कि जमहूरियत में वज़राए आज़म तो तब्दील हुए। वज़ीर जब PMLN की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ थे, शाहिद खाकन अब्बासी, इसी तरह जब यूसुफ रज़ा गिलानी थे तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आ गए। और ये PTI की जब हुकूमत थी तो 4 साल, अगर इमरान खान थे तो फिर 1-1.25 साल जो है वो शहबाज शरीफ आ गए। तो इसका मतलब जमहूरियत को हिचकोले तो अभी भी लग रहे हैं, झटके अभी भी लग रहे हैं। सही, क्या ये बात दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है, जिसके लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी शामिल हैं, तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए शाजिया, हमारे सामने तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। PMLN ने भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं दिया, पीपल्स पार्टी ने भी कोई इस पर डिस्कशन नहीं किया। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात जो लाहौर में नवाज शरीफ साहब से हुई, तो वो ज़ाहिर है कि दो बड़ी जमातों के दरमियान जो कि मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी बड़ी जमातें हैं, उनके दरमियान अगर 26वीं आइनी तरमीम के बाद अगर ये मुलाकात होती है और उसमें बहुत सारी बातें वो ये तय करते हैं कि आगे किस तरह चलना है, जो आइनी ओहदे उनके पास हैं पीपल्स पार्टी के पास और वो बराह रास्त हुकूमत के अंदर वजारतों के साथ शामिल नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि उस पर बात हुई है कोई 27वीं आइनी तरमीम। लेकिन वहाँ से तरदीद आ रही है कि 27वीं आइनी तरमीम इतनी ज़्यादा जो है वो इस वक्त सीरियसली इस पर गौर व खौस नहीं हो रहा जिस तरह मीडिया में ये सारी बातें हो रही हैं। हाँ, अगर होगी तो वो फिर मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी यही बात करते थे, और उसके बाद में जो आनिया जानियाँ लगी, मीडिया ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा। देखिए 26वीं आइनी तरमीम के लिए तो पहले ही स्टेज सजा था ना, एक मरतबा जब हमें 7-8 दिन के लिए पाबंद किया गया था, हम वहीं पर जो है वो इस्लामाबाद के ही होकर रह गए थे, वहाँ से कहीं हिल नहीं सकते थे। और उसके बाद में जो है वो बल्कि उस वक्त तो 8-10 दिन लगे थे, इस मरतबा भी कोई 9 दिन लगे। तो जब 8-10 दिन लगेंगे और हम सब वहीं मुकीम है और कहा जा रहा है कहीं नहीं जाना, तो फिर मीडिया में तो ये बात आ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई ये 26वीं आइनी तरमीम है। इसी तरीके से अगर कोई और अहम लेजिस्लेशन, कानून साजी, आइन साजी तरमीम होनी होगी तो उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि 26वीं आइनी तरमीम की कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट में अगर कोई बात ऐसी थी जो कि अभी रह गई है, उस पर कोई शदोमत के साथ फौरी तौर से कोई 27वीं आइनी तरमीम लाने का कहीं प्रोग्राम है, इसका अंदिया हमें कभी कहीं से नहीं मिला। ये सिर्फ उस मीटिंग आप लोगों को तो 26वीं आइनी तरमीम का मुसवदा जब पहली अटेम्प्ट हुई थी, आप लोगों को तो तब तक भी मुसवदे का नहीं पता था, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हुकूमत से कि आप लोगों को क्या सब कुछ पहले होमवर्क देंगे? पहले ही आप लोगों को कुछ नहीं पता था। बहरहाल वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, MQM के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस, 5 नवंबर को अमरीकी अवाम अपने लिए नया सदर चुनने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अमरीका में आने वाले रजीम को जितनी अहमियत इस बार दे रहे हैं शायद तारीख़ में इससे पहले ना देखा ना दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या मकामी, ये समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उनके आने से इमरान खान और इमरान खान की पार्टी पर सख्तियां कम होंगी। इसकी वजह ये बताते हैं कि चूंकि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया की मुदाखलत से इमरान रजीम को ख़त्म किया गया और अब अमरीकी रजीम चेंज के साथ यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान में भी जो हालात हैं उनमें एक तब्दीली आ सकती है। यानी जो कहानी डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम से शुरू हुई थी, अब डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना जीत पर आकर फंस गई है। अगरचे अमरीकी साजिश के बयानिए पर इमरान खान समेत उनकी जमात ने कई यूटर्न्स लिए, कभी इसे बैरूनी तो कभी अंदरूनी साजिश का नाम दिया, तो कभी लंदन प्लान का जिक्र आया। अमरीका भी बाज़ाब्ता तौर पर इस इल्ज़ाम की कई बार तरदीद कर चुका, मगर PTI के हामी आज भी अपने कप्तान के बयानिए पर पुख्ता एक यकीन रखते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ वो अमरीका के कहने पर हुआ। अब जैसे जैसे अमरीकी इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस उम्मीद पर ट्रंप के हक में सोशल मीडिया भर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी से इमरान खान की रिहाई हो सकती है। न सिर्फ कारकुन बल्कि PTI के लीडर्स भी डोनाल्ड ट्रंप से यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लगता है ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उन्हें कोई और काम ही नहीं होगा। PTI का ये ख्याल एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। यही सवाल जब अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के सामने रखा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अमरीका ने नहीं, पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप इमरान खान के लिए कुछ करते हैं या नहीं, इससे पहले ये देखना होगा कि ट्रंप वाइट हाउस पहुँच पाते हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान आपस में दोस्त हों या ना हो, मगर एक बात ज़रूर है कि दोनों का जो अंदाज़ सियासत है वो एक जैसा है। दोनों ही पॉपुलर हैं, जिनका हाथ जो है वो आवाम की नब्ज़ पर है। इमरान खान हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों को अपने अपने मुल्क में एक जैसे हालात का सामना है। यानी इनकी सियासत के रास्ते में रुकावटें तो हैं, खड़ी की गई हैं, जो नहीं चाहती हैं। कुछ लोग, कुछ इदारे नहीं चाहते कि ये लोग दोबारा सिस्टम में आएँ, क्योंकि रिवायती सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। सवाल ये है कि क्या यही सियासी जदोजहद डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान को करीब ला सकती है। सवाल ये भी है कि 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इलेक्शन माजी के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ होंगे। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन आगे होगा। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी सदारती उम्मीदवार की हार और जीत पर असरअंदाज हो सकते हैं। यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो होता है सिंपथी वोट, जो हमने देखा 2008 के इंतखाबात में जब बीबी शहीद पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुई। उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। हमारे यहाँ ये होता है, क्या अमेरिका में भी ऐसे होता है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमले हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो सिंपथी वोट है उसकी क्या वैल्यू है? क्या वाकई मिलता है सिंपथी वोट, या खालिस्तान कारकर्दगी और पॉलिसीज़ पर वहाँ पर वोट मिलता है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो जो सवाल पाकिस्तान में उठ रहे हैं, इससे पहले कि लोगों को ये इंटरेस्ट हो कि आना किसने है, कामला हैरिस ने आना है, रिपब्लिकन आ रहे हैं, डेमोक्रेट्स आ रहे हैं, लोग तो ये सोचे बैठे हैं, स्पेशली PTI के हामी, इवन के PTI के अपने लोग, कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये अमेरिका में ये सोच कितनी गर्दिश कर रही है? बिल्कुल गर्दिश नहीं कहीं। इस वक्त अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब की टेबल के ऊपर जंगें होंगी, 21 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो होंगे, अमेरिका का अपना क्रिपलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 200 और कई मसाइल हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन अमेरिका का लड़ रहे हैं या मंडी बहाउद्दीन का इलेक्शन लड़ रहे हैं? जिस तरह आपने सोच रखा है कि वो आएंगे और दूध की नहरें निकलेंगी और यहाँ से फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जहां से खत्म हुआ था। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, डेविड लू का केस तो क्लियर आप कर लें। आपने 55 जलसे किए एंटी अमेरिकन सेगमेंट पर,
आपने लोगों को मिसलीड किया। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि डेविड लू अभी जॉब पर हैं, वो रिटायर नहीं हुए, स्टिल पार्ट ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। और लेकिन आप एक गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। 25 करोड़ लोग सुबह शाम यही सोच रहे हैं। तो मतलब आपकी बातों से मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है साजिद तारड़ साहब कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी कितनी जो है ना वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इवन कि पाकिस्तान से भी मुझे क्यों चाह रहे हैं लोग। वो ये देखेंगे कि अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा, वो अपनी ज़ात पे नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा। आपने कहा कि पहले उस इल्ज़ाम जो आपने इतने जलसे किए और अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए, तो आप कह रहे हैं कि ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अमेरिका पर कितने इल्ज़ाम लगाए इमरान खान ने। आपने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट, आप ये सोच नहीं सकते कि जब आपने डेविड लू के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, उस वक्त आपकी अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में कितने प्रेशर के अंडर थी। और उसके बाद ये क्वेश्चन किए गए मैथ्यू मिलर से कि आपने रजीम चेंज की है, डू यू हैव एबिलिटी टू डू इट, ये क्वेश्चन किए गए थे मैथ्यू मिलर से। ये सारे अमेरिका ने देखा था कि आपने किस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट की मुझे सजा दी गई। फिर आपने डॉलरों की बारिश की वहां पे कांग्रेसमैन और सेनेटरों पे। फिर आपने दूसरा अपना रुख जो है, दर हकीकत मुझे बहुत अफसोस है कि आप सियासी पार्टी की बजाय आप एक मजहबी कल्ट बन चुके हैं। और क्या ये डू यू नीड इट? इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं जिहाद है, ये मेरी समझ से बाहर है। बजाय बच्चों को आर्टिफिशियल पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं। आपके अपने बच्चे लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों को आप कहते हैं कि डी चौक में जाके मारें खाओ, जूते खाओ, डंडे खाओ। व्हाट काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड यू हैव? तो ये तो फिर आपके जवाब तो आप रिपब्लिकन से तो जवाब आ गया, डोनाल्ड ट्रंप से तो जवाब आप इसका मतलब दे रहे हैं। आप तो उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, आपने तो पानी फेर दिया उनकी उम्मीदों पे। मैं पूछना चाहूंगा तहरीक इंसाफ के लीडरान से, 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, 4 करोड़ आपके भिखारी हैं यहाँ पे और मिडल ईस्ट में और सऊदी अरेबिया में। आपके पास उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? आप तो लंदन बेस हैं, लंदन से आते हो, लंदन चले जाते हो। आप किसके बारे में कह रहे हैं? ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? लंदन से तो कोई और आता है, कोई और जाता है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो जेल में है। नहीं, उनके बच्चे तो वहां बैठे हैं, वो तो बच्चे तो वहां जो है अपने बच्चों को बुला के डी चौक में ये सियासत नहीं तो जिहाद प्रीच करें ना उनको। क्या वजह है? ये दूसरे के बच्चों पे डिपेंड कर रहे हैं कि डी चौक में आओ, मुल्क बचाओ, हकीकी आजादी है, आओ इसको देखें, अय्या का नाम तो वैया का नस्ताइन। क्या बात है? आपके बच्चों को ये सारी चीजें नहीं चाहिए? ये क्या बात है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा, चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेटिक आए, इमरान खान जेल में हैं, रहें, अदालतें देखें, निपटे, कोई लेना देना नहीं अमेरिका का। मैडम, अमेरिका इस वक्त अपने एक इंतशार का शिकार है। पिछले 12 साल से एक शख्स उसको चला रहा है, बराक ओबामा उसका नाम है, बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन उसकी एक्सटेंशन थी। बल्कि आपको पता चल जाना चाहिए कि 4 साल आप उनके फोन कॉल का इंतजार करते रहे, वो उन्होंने नहीं किया। आज कुछ चंद डॉक्टरों ने अमेरिका में उनके कांग्रेसमैनों को चंदे दे देकर अगर कुछ लेटर लिखवा लिए हैं जो कि बेमकसद हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी, जो कांग्रेस अरकान ने खत लिखे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है इमरान खान के लिए जो लिखे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इन्हीं कांग्रेसमैनों से ये पूछें, ये गाजा के बच्चों पे लेटर क्यों नहीं लिख रहे? वहां पे 45,000 लोगों को मार दिया गया है, दफन कर दिया गया है, जेनोसाइड हो रहा है, उनके बारे में क्यों नहीं, ये इनको फिक्र क्यों नहीं है? डॉलर चल रहा है, डॉलर बिकता है, डॉलर चल रहा है। और मैं हैरान हूं, एक चीज मैं जरूर मानूंगा, पावर पॉलिटिक्स मैकियावेली की फिलॉसफी की एक्सट्रीम हो चुकी है। सही। 127 आर्टिकल है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन है, यहाँ पे चिया सीड है, कोकोनट वाटर है, देसी मुर्गियां हैं, 2-2 मालशिए हैं, ट्रेडमिलें मर्जी की हैं, और इसके काफी एकर्स हैं। और उसके बाद देखा जाए तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। किसी के पास पाकिस्तान के असली मसले का हल मौजूद नहीं है। अमेरिका की तरफ आ जाए ना, अमेरिका के पास अमेरिकी अवाम के लिए क्या हाल है? जो गाजा में हो रहा है,
अब तो अमेरिकी भी इस पर आवाज़ उठाते हैं कि क्या, या तो अब लगता है कि अमेरिकियों को, इजराइलियों को, यूरोपियंस को, इनको ना तो कश्मीरियों का खून लाल लगता है, ना ही इन्हें फ़लस्तीनियों का खून लाल लगता है। तो इतनी ज़्यादतियों पर आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा होगा किसी भी अमेरिकी के सामने वोट डालने से पहले? देखिए, इस वक्त बिल्कुल डेफिनेटली मैं आज भी जब मैंने रिपब्लिकन हेडक्वार्टर से बात की, जब मैं डिस्कस कर रहा था चीजें, तो उसमें मुझे पता चला है कि वहां पे हैकलिंग हुई है, वहां पे गजा के सपोर्टर्स ने उनके सामने खड़े होके गजा के हक में नारे लगाए हैं। मुसलसल हो रहा है। गजा एक पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर एक बदनुमा दाग है कि 45,000 लोगों को, बच्चों को, औरतों को ज़बह कर दिया गया है, जेनोसाइड किया गया है और सारी दुनिया खामोश है। अल्टीमेटली अमेरिका भी। आज ये मैं कहना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कंसीडर किया जा रहा है कि ही इज द पीस प्रेसिडेंट। 52% अरब अमेरिकन है, उन्होंने एंडोर्स किया है। मिशिगन स्टेट उनके पीछे खड़ी है। मेरा सफर उनके साथ 2016 से है। मैं ये पहली दफा चेंजेस देख रहा हूं जहां इतनी तादाद में मुस्लिम अमेरिकन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गाजा है और यूक्रेन जंग है। हमने तो ये देखा है कि जंगों को लेकर अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो चाहे डेमोक्रेट्स हो इक़्तिदार में या रिपब्लिकन हो। लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो जो गाजा में हो रहा है ये रुक जाएगा, पॉलिसी बदल जाएगी फ़लस्तीन को, पैलेस्टाइन को लेकर। देखिए, दोनों पार्टीज प्रो इजराइल है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका पूरे का पूरा प्रो इजराइल है। उनके साथ उनके मजहबी रवाबत है। अमेरिका को जो जूश साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका को जाके बनाया, ये इसमें कोई शक नहीं है। 9 मिलियन जूश अमेरिकन जो जूश है इस वक्त इजराइल में रहते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना रखा है अपनी एजुकेशन की वजह से, साइंटिफिक अचीवमेंट्स की वजह से। दूसरी दुनिया जो है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, इसमें उनका कसूर तो नहीं है। कभी वो आपके पेजर फाड़ते हैं, कभी वो आपके वाकी टाकी फाड़ते हैं, इसमें उनका कसूर क्या है? इस वक्त भी उनका ऑपरेशन लेवेंडर आप स्टडी करें, उनका यूनिट 8200 आप स्टडी करें, आप ना करें तो फिर ऐसे में जो मुस्लिम वोट आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेगा, उनकी तो जाहिर फिर एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। एक मुसलमान तो नहीं चाहेगा कि किसी पर जुल्म हो। देखें यही बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग के अहदाफ हासिल करते हैं सिंस एज ए बिजनेसमैन। वो जंग को इकोनॉमी से, सैंक्शंस और टैरिफ के जरिए वही अहदाफ हासिल करते हैं। ये 21st सेंचुरी है, 2024 है। इसमें सैंक्शंस काम करती हैं, करेंसीज बात करती हैं, इकोनॉमीज डिसाइड करती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ईरान पे काम कर रही थी, चाइना पे काम कर रही थी। जब ये बाइडन हैरिस आए, इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया। इधर उसको आप फॉल ऑफ काबल कहें, चाहे मिसमैनेजमेंट कहें, जो कुछ भी कहें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में ये बात की थी सिंपैथी वोट की, मैंने मिसाल भी दी 2008 की, यू नेम इट, बहुत सारे वाकयात हैं। तो क्या अमेरिका में भी ये चीज़ मैटर करती है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब पर भी, उन पर भी अटैक्स हो चुके हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है अमेरिका में, सिंपैथी वोट? एब्सोल्युटली मैटर करती है। ओके, बिल्कुल सिंपैथी वोट है। इस दफा देखा जाए जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीप स्टेट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, एक एक्स प्रेसिडेंट जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पर है, 150 फुट के फासले पे, 150 यार्ड के फासले से उस पर अटैक किया जाए, और ना कि एक दफा बल्कि 2 दफा अटैक किया जाए। आई हैव बीन वर्किंग विद डोनाल्ड ट्रंप सिंस ऑलमोस्ट 2016। उनका शेड्यूल, उनका स्केड्यूल हम इज अ हाईली सेंसिटिव मैटर। लेकिन एक बंदा उनकी गाफ कोर्स पे आके 12 घंटे वेट करता है, इट मीन्स सो मच। सो दैट देयर आर लैप्स इन द सीक्रेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके पीछे अल्टीमेटली अमेरिकन अवाम की सिंपैथी है कि किस तरीके से डीप स्टेट जो है स्टैंडिंग अप अगेंस्ट दिस वन जेंटलमैन। और 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके ऊपर। 3.5 साल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होता रहा है, जमहूरियत होती रही है। जो ही वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनते हैं और एक सारा FBI, मर्जी की स्टेट, मर्जी की सियासत, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी की जूरी, सारे इकट्ठे होके 90 से ज्यादा केसेस, तो अमेरिकन अल्टीमेटली अंधे थोड़ी है, सिंपैथी वोट तो होंगे उनके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
रिपब्लिकन के रहनुमा साजिद तारड़ साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।